आप एक दौर में एक ऐसे व्यक्ति होते थे, गुजरात दंगों के बाद आप उनसे इतने नाराज़ थे कि आप इंग्लैंड में रहा करते थे, वहाँ आपने उनकी एंट्री बैन करा दी थी। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते थे उनके खिलाफ और रातों रात आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आप नरेंद्र मोदी के फैन बॉय बन गए। देखिए, दुश्मन जो होता है ना, उसकी भी ताकत को पहचानो, उसमें भी कुछ खूबियां होती हैं। वो खूबी मोदी साहब में थी जो और किसी में नहीं थी। ठीक है, जब आप हिमंत बिस्व शर्मा को देखते हैं कि बाकायदा वो बंदूक तान रहे हैं और शिकार कर रहे हैं मुसलमानों का, तो आप नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाकर क्यों उनसे ये नहीं कहते कि मोदी जी आप ये सब क्यों होने दे रहे हैं? तालीम और तरबियत का जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए मैं हेमंत बिस्व शर्मा साहब के पास मिला। मैं क्योंकि आप मोदी के नजदीक थे। मैं मोदी का आदमी हूँ। ये अरे भाई, मैं गया उनके पास। नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ जो मोदी जी के बहुत नजदीक। आप इधर उधर क्यों बात करते हो? मैंने कहा, आप ये जंतर मंतर में बात करते हो, इसका क्या तुक है? या आप शाहीन बाग में बात करते हो, इसका क्या तुक है? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और एक ऐसी संस्था आरएसएस और बीजेपी जिनके केंद्र में, यानी उनकी पूरी जो विचारधारा है उसके केंद्र में मुस्लिम परसिक्यूशन है, बिना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती किए वो अपनी राजनीति ही पूरी नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में हमने मसले को हल करा दिया और हम देश के स्तर पर भी मसले को हल करा देते। नहीं, मुझे बहुत हैरानी। नहीं, एक मिनट। ऐसा व्यक्ति जो बताया गया कि पुल है, कि मोदी इतने होशियार और स्ट्रेटेजिक आदमी हैं कि उन्होंने सरेशवाला साहब को एक पुल बनाया है मुसलमानों और मोदी के बीच में। क्या ये पुल टूट गया है या ये पुल अपना काम भूल गया है? मैं तो मीर जाफर हूँ। मैं तो इनको कहता हूँ कि भाई तुम लोग इतने बड़े, और हाँ, अभी मैं कहूँ आपको, मीर जाफर यानी गद्दार। गद्दार। देखो, जो तुम्हारा मसला है, तब वो सीए और एनआरसी का, भाई अपने बैठ के बात करो ना। मैं एक मामूली सी पत्रकार हूँ और इत्तेफाक से मेरा धर्म भी, मैं मुसलमान हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से बात करती हूँ और बात करके इस मसले को सुलझा लेते हैं, सारी लिंचिंग्स खत्म करा लेते हैं, बुलडोजर रुकवा देते हैं, सारा जुल्म ज्यादती मुसलमानों पे खत्म कर देते हैं। अगर इतना आसान है जफर साहब, नहीं, आप ये कहते हैं कि मुसलमानों से नरेंद्र मोदी को कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मुसलमानों के बड़े भलाई चाहते हैं। वो तो उन्होंने वहाँ अच्छे, बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। आप चलिए गुजरात में। हाँ, मैंने क्या कहा, जन्नत नहीं है, यानी कि बिल्कुल मतलब हिंदू वहाँ मुसलमान से हिंदू नहीं। वो तो एक मिनट, तो ये कानून कौन लाया? एक मिनट। पहले उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, कानून बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में उसको लागू किया था। नरेंद्र मोदी ने लगभग पूरे अहमदाबाद को। हाँ, तो बिल्कुल। तो एक मिनट, तो आप एक मिनट, अब मेरे को मत बुलवाओ, अब मेरे को मत बुलवाओ, अब मुझे मत बुलवाओ। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2026 में जिस तरह से भारत के मुसलमानों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों स्तर पर हम देख रहे हैं, सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरी भगवा जो गुंडागर्दी है, सड़कों पर वो सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर रही है, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर तरफ, और यहाँ तक कि उड़ीसा जैसे बेहद शांतिप्रिय राज्य से भी तमाम तरह की सांप्रदायिक घटनाओं की खबरें आ रही हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखाया गया एक वीडियो में कि बाकायदा वो शिकार कर रहे हैं, तथाकथित रूप से वो मुसलमानों का शिकार कर रहे हैं। आखिर किस तरफ जा रहे हैं हम? नरेंद्र मोदी की सत्ता के 12 साल गुजरने जा रहे हैं और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक बहुत दिलचस्प शख्स मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जिनको मैं कहूँगी एक तरह की विवादित पर्सनैलिटी है, लेकिन मैं उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी के तौर पर जानती हूँ। ज़फ़र साहब, ज़फ़र सरेशवाला इनका नाम है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको देखा होगा, सुना होगा। इन पर अक्सर लिविंग रूम्स में बहस होती है कि आखिर ये चीज़ क्या है। हम आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ख़ासकर उस यंग जनरेशन से जो ये नहीं जानती, 2002 में जिसका जन्म नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो कुछ साल के रहे होंगे, यानी कि जो नया वोटर है 18 साल का, वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ 6 साल का रहा होगा। ऐसे में आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यंग जनरेशन के साथ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो नरेंद्र मोदी को उतने बेहतरीन तरीके से जानते रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपने खुद भी कहा और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कभी ये बात हमारे सामने नहीं आई कि नहीं, वो आपको नहीं जानते। आपके कई बयानात वायरल होते रहे जिसमें आपने ये भी कहा कि गुजरात दंगों का नरेंद्र मोदी को बड़ा मलाल था। आप एक दौर में एक ऐसे व्यक्ति होते थे, गुजरात दंगों के बाद आप उनसे इतने नाराज़ थे कि आप इंग्लैंड में रहा करते थे, वहाँ आपने उनकी एंट्री बैन करा दी थी। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते थे उनके खिलाफ और रातों रात आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आप नरेंद्र मोदी के फैन बॉय बन गए। इस इतिहास पे मैं एक ही पल में आऊँगी, लेकिन सबसे पहले आज का सवाल आज से शुरुआत करती हूँ। जब आप हिमंत बिस्व शर्मा को देखते हैं कि बाकायदा वो बंदूक तान रहे हैं और शिकार कर रहे हैं मुसलमानों का,
तो आप नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाकर क्यों उनसे ये नहीं कहते कि मोदी जी आप ये सब क्यों होने दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको पुरानी जो आपने पहली छेड़ी के बाद में आओगे, मैं पहले उस पे आता हूँ। बिल्कुल, बल्कि मैंने कॉलिन पॉवेल को हैंड डिलीवर्ड पिटीशन दी थी, और इसलिए मेरा जो व्यू कॉलिन पॉवेल के बारे में था ना, उन्होंने ऑर्डर किया था अफगान, लेकिन जब मैं मिला उनसे 2-3 मरतबा हुआ उस ज़माने में 2003 में, तो मेरा व्यू बदल गया था कॉलिन पॉवेल के बारे में कि यार ऐसा बेहतरीन आदमी मैंने नहीं देखा। जिस तरह से उसने मेरे साथ बात की, और फिर उस ज़माने में उन्होंने मेरे इंटरव्यू करवाए वॉइस ऑफ अमेरिका, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर में था। वो क्यों हुआ, जो आपने कहा ना हृदय परिवर्तन, लड़ाई लड़ी, बिल्कुल लड़ी, ज़बरदस्त लड़ी। यानी आजकल जो है ना ये अलमबरदारी करते हैं ना, वो ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं विस्तार से जानूंगी हाँ, आपसे इस बारे में, इतिहास में हम जाएंगे। तो लेकिन जो मिलने की वजह क्या थी, मैं और मैं समझता हूँ वो भी आज रहेगी, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर फडणवीस हो या गुजरात के चीफ मिनिस्टर हो, ये वही रहेगा, वही फॉर्मेट रहेगा। क्यों? इसलिए कि देखिए, गुजरात में राइट्स कोई पहली बार नहीं हुआ था 2002 में। मैं तो वो फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि हम सबसे पहले 69 में बर्बाद हो गए थे। पूरी हमारा घर जल गया था, फैक्ट्री जल गई थी 69 में, जब मेरी गालिबन 5 साल की उम्र होगी। उसके बाद 85, 87, 90, 92 हर फसाद में पहली जो आग लगती थी ना, वो हमारी फैक्ट्री पे लगती थी, और 2002 में भी। लेकिन फर्क क्या था कि पहले जितने फसाद हुए वो कांग्रेस की हुकूमत होती थी, तो ज्यादा खतरनाक जो है ना आरिफा, वो राइट नहीं होता। राइट में तो समझो 200 मुसलमानों की दुकान जल गई, 100 मारे गए, लोग सुर्खियों में भी रहते हैं, कुछ उनको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। ज्यादा खतरनाक जो है ना आफ्टर मत ऑफ राइट होता है। यानी अब राइट खत्म हो गया, कर्फ्यू खत्म हो गया, अब रोजमर्रा की जिंदगी है, तो कोई क्या करे। तो उस वक्त ये होता था हमेशा कि भाई कोई मुसलमान MP होता था, मुसलमान MLA होता था, मिनिस्टर होते थे, और कोई ना कोई रसाई गांधीनगर में होती थी। ये पहला राइट 2002 का बीजेपी की वॉच में हुआ। तो राइट खत्म हो गए, सब हो गया। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी से मोदी साहब फिर जीत के आ गए। अब मुसलमान 55 लाख हैं गुजरात में। एक मुसलमान ऐसा नहीं था गुजरात में कि जिसकी रसाई गांधीनगर में हो। अब भाई रोजमर्रा की जिंदगी है, मदरसे हैं, मुसलमानों की हॉस्पिटल हैं। रसाई मतलब एक्सेसिबिलिटी, कोई एक्सेस नहीं था, कोई था ही नहीं ना। न मुसलमान MP था, न मुसलमान MLA था, कोई नहीं। और जो हुआ था 2002, उस वक्त पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब, ये 2003 की बात है, इंग्लैंड आ रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात की समिट के लिए पहली बार। तो मुझे गुजरात से फोन आने लगे कि यार जफर भाई, ये मोदी साहब आ रहे हैं, तुम कुछ भी करो यार, मिलो इनसे। तो मैंने कहा भाई मैं तो लड़ रहा हूं, मेरी ऑलरेडी लड़ाई चालू थी तब भी। तो मैंने कहा यार मैं कैसे मिल सकता हूं? तो बोले नहीं, ये तुम ही मिल भी सकते हो। तो उस वक्त हमारे मेंटोर जो है ना महेश भट्ट साहब थे, क्योंकि वो हमारी लड़ाई, और मैं आज भी एक और बात फिर दोहराऊंगा कि जो अभी अलमबरदारी करते हैं ना, जो फसाद हुआ था ना, तो मुसलमानों की हिमायत में या उनका दुख बांटने अगर 3 ही लोग आए थे, महेश भट्ट, राज बब्बर, 4 लोग, महेश भट्ट, राज बब्बर, मजीद मेमन और अमर सिंह मरहूम। यस, समाजवादी पार्टी के ये 4 लोग ही आए थे, और महेश भट्ट हमारे घर आए थे, और उन्होंने जो देखा हमारा सब खत्म हो गया था, तो मेरे भाई को बोला कि भाई देखो मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, आधी रात को तुमको भट्ट की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूंगा। बस मैं इतिहास में जरा से एक लम्हे में जाती नहीं, मैं क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, तब आप आएंगे इस पर, मैं उस पर आऊंगा, वो आपकी बात पर। तो मैंने फिर महेश भट्ट को फोन किया कि भट्ट साहब ये लोग कह रहे हैं कि यार, तो देखिए ये ईमानदारी थी भट्ट साहब की, बहुत कम होती, हमारे लोगों में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। राय देना जो है ना, वो भी अमानतदारी है। मैंने भट्ट साहब को कहा कि यार ये लोग इस तरह से फोन करते हैं, और ये कि भाई तुम मोदी से मिलो, तो आपकी क्या राय है? तो भट्ट साहब हालांकि लड़ रहे हैं, मुझे कहा यार देखो जफर, हमारी जो लड़ाई है मोदी से, वो उसूलों की, हमें जाते तो कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये लड़ाई में एक स्टेज तो आएगा ही ना कि आप जिसके साथ लड़ रहे हो उसके साथ बैठना पड़ेगा आपको। तो तब आप बैठे उनके साथ। तो भट्ट साहब सेड, इन्वर्टेड कॉमा, यू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन नाउ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो मुझे एक हिम्मत आई। उसके बाद वहां 2 इस्लामिक स्कॉलर भी थे जो मेरे साथ, और उनके सामने ये गुजरात का पस मंजर पूरा नुमाया था। और उससे पहले आप नरेंद्र मोदी के वीजा को रोक चुके थे, वो सब हो गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने घुसने नहीं दिया था यूके में। यूके नहीं, यूके वालों ने थे यूं कहा कि भाई हम रोक नहीं सकते। यूएस की बात कर रहे हैं, ये यूएस की बात। कॉलिन पॉवेल उस वक्त मैं मिला था 2002
जून जुलाई में, हाँ, और विदेश मंत्री हुआ वो करते थे तब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हुआ। हाँ, उसके बाद भी लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब चल रहा था। तो भट्ट साहब ने कहा कि यार मिलने में कोई, क्योंकि मिलना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल जिससे लड़ाई लड़ते हो ना आप, उसी के साथ इंडिया को पाकिस्तान से ही बैठना पड़ा और वही होगा, ऐसे ही होता है भाई। यहूदियों के साथ ही इजराइल की हुकूमत ही के साथ पीएलओ को भी बैठना पड़ा, बोले ये तो होगा ही। हाँ, आप आगे बढ़िए जी। तो अब मैंने, वो दो इस्लामिक स्कॉलर थे जो जानते थे, पूरा पस मंजर उनके सामने था। मैंने कहा कि मौलाना आप मुझे बताइए, जो देवबंद के बड़े पुराने उनमें थे, कि मौलाना ये हाल है, मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मसला हल करना चाहते हो तो मिलो, और नहीं हल करना चाहते तो मत मिलो। लेकिन मोदी आपसे मिलने के लिए क्यों तैयार हो गए? बिल्कुल, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल उनको मालूम था, जो इतना धुर विरोधी था। तो मैंने वही $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि मोदी तक पहुंचना कैसे। तो मैंने फिर भट्ट साहब को फोन किया कि यार भट्ट साहब, मोदी तक पहुंचना कैसे। तो 2-3 दिन के बाद कह रहे हैं कि यार एक काम करो, रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के भी हैं, तब वो आपकी अदालत आता था उनका, बोले वो मोदी के खास दोस्त है और मेरे भी दोस्त है, मैं रजत से बात करता हूँ। अभी भी दोस्त हैं वो? अभी भी दोस्त है। अच्छा। एनीवे लेकिन रजत शर्मा, तो मैंने रजत शर्मा को फोन किया, तो रजत शर्मा ने मुझे कहा कि यार एक काम करो, तुम एक रिक्वेस्ट लेटर भेजो मोदी को। मैं आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, जो मेरा खत है ना आज भी मौजूद है, इट वॉज नॉट एपोलॉजेटिक। मेरा पहली लाइन ये थी, क्या जो तुम्हारे साथ किया है वो भी सही है, एंड आई एम नॉट एपोलॉजेटिक अबाउट एनीथिंग, बट क्योंकि आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हो और हम 55 लाख हैं गुजरात में, हम आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, हम आपसे मिलना चाहते हैं। दैट वाज माय, और उसमें बैक एंड फोर्थ होता। इस कहानी का कनेक्शन आज की कहानी से है, आप ये बता। मैं कह रहा हूं क्यों लंबी हो रही है आपकी कहानी। मेरे दर्शक जो है वो बड़ा रेस्टलेस। हाँ, तो अब मैं बोलता हूं क्यों ये पस मंजर रहेगा, इस तरह से होगा। तो एनीवे हम मिले, हालांकि मोदी साहब को उनके सारे लोगों ने एडवाइस कहा कि मत मिलना, वो एक उनके, आपको मानना पड़ेगा। देखिए दुश्मन जो होता है ना, उसकी भी ताकत को पहचानो, उसमें भी कुछ खूबियां होती हैं। वो खूबी मोदी साहब में थी जो और किसी में नहीं थी। ठीक है, वो तैयार हो गए मिलने के लिए, और रेस्ट इज हिस्ट्री। एनीवे ये हालात यहां अभी भी होंगे। और आपने हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का बोला, मैं लास्ट ईयर गया था, तब भी हालात ऐसे ही थे। तालीम और तरबियत का जो हम प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के पास मिला मैं। अच्छा। हाँ, और अल्लाह गवाह है, बंद कमरे में जो बोलना था सब कुछ मैं बोला उनको। क्या जवाब था उनका? सुन रहे थे वो, तब वो उस बात पर वो नहीं, उस जमाने में कहते थे मैं मदरसे बंद कर दूंगा वगैरह। तो मैंने कहा हेमंत साहब, ये मदरसे बंद क्यों करने के हैं आपको, आप चालू रखिए ना, ऐड करिए। भाई बिल्डिंग है, क्लासरूम है, तो आप इसमें ऐड किए ना। नहीं, वो तो बंद नहीं करे, वो तो बुलडोजर चलवा देते हैं, कहते थे वही। तो मैंने कहा वो उससे क्या हासिल होगा, उससे क्या। उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी था, मैं नाम नहीं लेता, वो भी मौजूद थे। बाद में बाहर निकल के मुझे कहते हैं यार जफर भाई आप ही बोल सकते हो। मैंने उनको कहा, और फिर मैंने ये भी कहा कि ये जो लाइन ले रहे हो आप, जो आपकी, ये आपको वहां आगे बहुत पहुंच नहीं सको। और मैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के उस अवतार को भी जानता हूं, जब वो मोदी के जानी दुश्मन थे। हमने 2017 में, यानी बहुत देर की बात नहीं है, 2017 में एजुकेशन मिनिस्टर थे वो, हमने तालीम और तरबियत का प्रोग्राम किया था गुवाहाटी में। तब कांग्रेस की हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हम ये प्रोग्राम ना करें, क्योंकि आप मोदी के नजदीक थे। मैं मोदी का आदमी हूं ये। अरे भाई, मैं गया उनके पास, मैंने कहा भाई मोदी का ताल्लुक अपनी जगह पर है, मैं तो ये बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट वो सिखाने के लिए आया हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि प्रोग्राम ना हो। और हाँ, मैं वापस आ जाती हूँ अपने सवाल पर कि मुझे बताइए कि वो नरेंद्र मोदी जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि गुजरात दंगों का दुख है उन्होंने ये भी, आपने यहाँ तक बयान दिया था कि वो समझते हैं कि उनके दामन पर एक सबसे बड़ा दाग है वो। आज वो नरेंद्र मोदी, और मैं आऊँगी इस बात पर भी कि उनकी राजनीति क्या है, लेकिन चूंकि आज पूरे देश का जो जिगर है वो छलनी हुआ है कि एक देश का मुख्यमंत्री वो बंदूक ताने हुए है मुसलमानों के ऊपर, और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि पहली बात तो मेरे हैंडल से पब्लिश नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अगर ये मुझे, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मुझे मार देंगे, अगर मैं नहीं बोलूँगा ये मुझे खा जाएंगे। नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ जो मोदी जी के बहुत नज़दीक। हाँ, इसका मैंने अपने मुसलमान जो सरबराह हैं मुल्क में, ये तो एक मसला अभी आया ना, आ रहे हैं ना सीरीज, बहुत आए, ये तो ठीक है, सिर्फ मौजूदा ये अभी आया है तो इसलिए पूछ। मैंने हमारे मुल्क के जो बड़े हैं
जो इधर कुछ बोलते हैं उधर कुछ बोलते हैं, मैंने उनको हाथ जोड़कर, जितने हमारे इदारे हैं सबसे मेरा ताल्लुक है, उन इदारों के सरबराहों को मैं 10 साल से कहता हूं कि भाई आप ये जो मसला है, आप बात क्यों नहीं करते प्राइम मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से? आप इधर उधर क्यों बात करते हो? मैंने कहा आप ये जंतर मंतर में बात करते हो, इसका क्या तुक है? या आप शाहीन बाग में बात करते हो, इसका क्या तुक है? अरे भाई बात तो रखो। मैंने कहा हां शायद आपकी बात नहीं सुनेंगे, सपोज, लेकिन वो भी मुल्क चलाने आए, कम से कम आपकी बात का कुछ तो लगेगा कि हाँ ये मुसलमान कुछ सोच रहा है। तो आप जो मुस्लिम संस्थाएं हैं आप उनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, इस तरह की संस्थाओं की बात कर ऑल रहे हैं? इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर को कई मर्तबा कहा, लेकिन वही है ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जो मिलता है वो उसके ऊपर बट्टा लगा देते हो कि बिक गए, और कोई मतलब हमारे पास और कोई। जफर सरेश साहब, ये बहुत मासूमियत भरा आपका नहीं जवाब है। मासूमियत की बात मुझे कहाँ कह लेने है? दीजिए, मासूमियत की बात ही नहीं मुझे है। कह लेने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस इस पल की देर है कि ये तमाम संस्थाओं के जो चीफ हैं, या मान लेते हैं और बड़े जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं मुसलमानों के या धार्मिक लीडर हैं, वो जाएंगे नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और ये मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं कह रहा मैं, ये तो 11 साल से मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग हो हमारे अंदर में, हमारे अंदर का एक तबका हो जो इनसे मिलता रहे, जो हमने किया था गुजरात में। 11 साल में हम साल में 3-4 मरतबा मिलते थे, कोई भी मसला आता था जाते थे, बैठते थे और रखते थे सामने कि भाई ये इधर उधर नहीं, डायरेक्ट उनके पास। तो ये बात तो मैं आज की कल के लिए नहीं कह रहा हूं, तब से मैं कह रहा हूं कि भाई जाके बात तो करो, क्यों नहीं करते? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और एक ऐसी संस्था आरएसएस और बीजेपी जिनके केंद्र में, यानी उनकी पूरी जो विचारधारा है उसके केंद्र में मुस्लिम परसिक्यूशन है, बिना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती किए वो अपनी राजनीति ही पूरी नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में हमने मसले को हल करा दिया और हम देश के स्तर पर भी मसले को हल करा देते। नहीं, मुझे बहुत हैरानी नहीं, एक मिनट, ये मसला मैं तो नहीं लाया। देखिए मेरा एक उसूल है जिंदगी में, जिसको मेरे वालिद कहते थे, हाल के अमर को पहचानो। अभी ये जो मसला है जो आप बयान कर रहे हो, मैं तो नहीं लाया है ना, बिल्कुल। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू मूव अराउंड इट। मसले को तो हटा नहीं सकते ना आप। मैं इसको यूं कहता हूं कि भाई कांटेदार दरख्त है और मुझे वहां जाना है, अपने दामन को बचाते हुए मैं कैसे वहां पहुंचूं, ये करना पड़ेगा हमको। हमको बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो आप है ना, वो तो पुल। मैं नहीं हूं ना, वो मैं नहीं हूं। मैं तो मीर जाफर हूं। मैं तो इनको कहता हूं कि भाई तुम लोग इतने बड़े, और हां अभी मैं कहूं आपको, मीर जाफर यानी गद्दार। गद्दार। मुसलमानों के बिहाफ पर, उनकी तरफ से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, दिन रात जिनकी लिंचिंग हो रही है, जिनके ऊपर चीफ मिनिस्टर बंदूक ताने हुआ है, जिनका जीना दूभर हो रहा है, जिनको नमाज पढ़ने पे उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके बाद मुकदमे होकर वो जेल जा रहे हैं। मैं उन मुसलमानों के बिहाफ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जफर सरेशवाला, जो मोदी इज मैन, मोदी का आदमी, मोदी के सबसे करीब ऐसा मुसलमान जिसका नरेंद्र मोदी ने रातों रात हृदय परिवर्तन कर दिया, जो नरेंद्र मोदी के कसीदे गाते गाते जिसको 2 दशक हो गए, ऐसा व्यक्ति जो बताया गया कि पुल है, कि मोदी इतने होशियार और स्ट्रेटेजिक आदमी हैं कि उन्होंने सरेशवाला साहब को एक पुल बनाया है मुसलमानों और मोदी के बीच में। क्या ये पुल टूट गया है या ये पुल अपना काम भूल गया है? वो पुल था ही नहीं ना मैं, क्योंकि मेरे को तो जो थे उन्होंने तो मेरे को इल्काब दिए थे। ये तो मैं अपने तौर पे कर रहा हूं, ऑन माई ओन। मैं पुल नहीं हूं बिल्कुल, मैं तो अपने तौर पे कर रहा हूं। अब जैसे ये शाहीन बाग फॉर एग्जांपल, शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, ये जो बेचारे अभी अंदर हैं, उनसे तो मेरा राब्ता नहीं हो, लेकिन और बहुत सारों से मैंने खाने भी भेजता था, मैं यहां भी और दूसरी जगहों पर भी, और मैं उनको हाथ जोड़ के ये कहता था कि देखो ये जो है तुम बैठे हो, तुम्हारी लिल्लाहियत, तुम्हारा इखलास, कंधा तुम्हारा लोग इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, तुम जेलों में जाओगे। ये मैं आज नहीं बोल रहा, मैं तब बोल रहा था उनको कि अल्लाह के वास्ते मत करो, लोग आएंगे, और कितने आए और चले गए पार्लियामेंट में, तुम अंदर हो। तो मैंने कहा देखो ये इससे कुछ नहीं होगा, ये सूट करता है, सामने वाला जो होता है ना उसको सूट करता है कि तुम इस तरह से बैठो। तो हाँ, तो सुनिए क्या आगे क्या कहा मैंने। कहा देखो जो तुम्हारा मसला है, जब वो सीए और एनआरसी का था, भाई अपने बैठ के बात करो ना, इनसे टाइम लेते हैं भाई। आपका जो अंदर में जो दर्द है, और वो बात करते तो सीए कानून नहीं। अरे अभी करते नहीं करते की बात छोड़ दीजिए, इससे तो कुछ नहीं होने वाला।
ये जो कर रहे हो ना, इससे तो कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके कहीं पहुंच जाएंगे, तुम अंदर जाओगे। नहीं तो आप ये तो मेरा ये कहना था कि इसके बजाय, ये मेरी अपनी नाकिस अकल, जो भी, मैं सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम बैठे, इनके सामने रखो तो सही। मैं आपकी बात समझ गई। ये है मेरा ये कहना है। मैं कोई किसी इदारे की चीफ नहीं हूँ, मैं एक मामूली सी पत्रकार हूँ और इत्तेफाक से मेरा धर्म भी, मैं मुसलमान हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से बात करती हूँ और बात करके इस मसले को सुलझा लेते हैं, सारी लिंचिंग्स ख़त्म करा लेते हैं, बुलडोज़र रुकवा देते हैं, सारा जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पे ख़त्म कर देते हैं। अगर इतना आसान है जफर साहब, नहीं, ये देखिए, एक दिन में नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इस किस्म का प्रोसेस हमारे अंदर होना चाहिए। भाई तुम डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हो, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस तो होना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए, वो जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया था और फिर हम मिले मोदी से, वो 11 साल में, आप चाहे मानो नहीं, वो 11 साल जो है उसके बाद के बेहतरीन जमाना गुजरा है। क्या असर हुआ? असर देखिए, असर यानी क्या, मैं अभी है ना एक घोड़े के चश्मे पहने हुए मैंने, ठीक है, मैं अभी समझता हूं कि मेरी कौम जो है उसमें सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत है अभी। नहीं, पहले मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं बातचीत आपने की, हाँ, तो उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद शहर में 2 मुस्लिम रंग स्कूलें थी, आज 79 है। कभी मुसलमानों में हमने ये नहीं सोचा था, मेरे जैसा को नहीं पता था यूपीएससी क्या है। आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात अहमदाबाद शहर के अंदर यूपीएससी और जितनी गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती हैं उसके ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब मेरा क्या है अभी कि हम बोलते हैं ना, इसको प्रायोरिटी को बदल दे। मैं ये नहीं कहता कि इसको बालाए ताक रख दे, लेकिन असेंबली में एक भी एमएलए नहीं है। तो वो तो एक बात, वो तो छोड़ो ना, बीजेपी तो एक भी सीट वो तो देती ही नहीं है ना। जो आपको देते थे वो कहां दे रहे हैं अब? कांग्रेस पार्टी गुजरात में, बहुत दूर मत जाओ ना, गुजरात में 5 को तो टिकट दिया उन्होंने। क्या 3? गुजरात में 3 तो चुन के आए, नहीं, एक ही आया। तो कोई दे नहीं रहा है ना आपको। जो आपके यहां मुस्लिम यादव बोलते हैं, 90% जिसको आप वोट देते हो वो भी टिकटें देते हैं आपको। तो इसलिए मेरा यह कहना है अभी कि फॉर द टाइम बीइंग, बोलते हैं ना, इसको अभी हम साइड में रख दें। आप ये कह रहे हैं उस बातचीत के बाद शांति आ गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, शांति इन द सेंस, हमने अपने आप को तैयार किया कौम ने कि भाई अभी हमको है ना, जिसको हुकूमत करनी है करने दो। हम जो है ना 3 ही काम करेंगे जो गुजरात में, कि पहले तो हम तालीम में नहीं है, हम पहले लेट अस गेट आवरसेल्व्स हाईली एजुकेटेड। सुनिए, नहीं तो उसमें हमने बड़ी बात नहीं करी, छोटे से शुरू किया। मैं आ जाती हूँ उस बात। और उसके बाद कारोबार, जो कारोबार खत्म हो गए थे, पहले बीमारी पे चर्चा करते हैं, फिर मैं सोल्यूशन पे भी चर्चा करूंगी, इलाज क्या होगा, मैं ये भी जानूंगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ये कह रहे हैं कि आप तो पुल हैं ही नहीं, इसका मतलब जो मुस्लिम कौम है वो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती। तो मेरे को कब माना था मुस्लिम कौम ने रिप्रेजेंटेटिव? एक मिनट, जब मैं था भी तो मैं अपने ओन पे करता था। कब माना था मुझे मुस्लिम कौम ने कब माना था कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं? बिल्कुल नहीं माना था। ये तो मैं अपने तौर पे करता था। मैं अपने आप को एक मुसलमान और तकलीफ ज़दा जो लोग हैं, और वो तो आज भी कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, एक हमदर्द के तौर पर कि भाई ये है, इसकी तकलीफ है, तो मैं इनका क्या कर सकता हूं। अभी कितना नजदीक है आप नरेंद्र मोदी के? भाई नजदीक इन द सेंस जो है, देखिए मेरा उनसे, एक तो सबसे पहली बात, मेरा सियासी ताल्लुक नहीं था, मेरा पर्सनल ताल्लुक था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का ताल्लुक था, अपने बच्चों के साथ, वाइफ, हम लोग जाते थे, मिलते थे, बाद में भी दोनों परिवारों में बातचीत होती थी। यानी मोदी साहब तो अकेले होते थे, लेकिन हाँ, मेरी बेटी की शादी में आए थे और मतलब 1 घंटा रुके थे। और तो वो अभी भी, अब अच्छा, मेरा जो कारोबार है, हाँ, जो मेरा कारोबार जो है उसमें मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, मुझे कोई एमएलए की भी जरूरत नहीं है। नहीं, आपका तो गुजरात में बड़ा फ्लरिशिंग बिजनेस है। मेरे बिजनेस, सुनिए, मेरे बिजनेस में मुझे किसी हुक्मरानों की कोई जरूरत ही नहीं है। सरवाइव करने के लिए तो आप नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं कहता रहा हूं कि मेरी फैमिली कारोबार में कब से है? 1875 से वो कारोबार अब तक चल रहा है। और कितने फसाद हुए मैंने तो गिनाया नहीं, ये 2002 तो बहुत आखिर में हुआ। हम तो कभी भी, उससे पहले मैं पहला हूं मेरी फैमिली में कि जो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा।
उससे पहले हम तो किसी कॉर्पोरेटर को भी नहीं जानते नहीं, थे। लेकिन बिजनेस तो आपका ग्रो कर रहा है, Always. आपका राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय तो स्तर पर तक एक मिनट, बिजनेस चल रहा है। एक मिनट, वो जो हजार मेरे सामने, 1,000 से ज्यादा जो बिजनेसेस विच वर रिड्यूस टू एशेज इन अहमदाबाद सिटी 2002 में, वो आज हम उनमें से हर एक हैज मल्टीप्लाइड बाय एटलीस्ट 15 टाइम्स 20 टाइम्स। बिजनेस चल रहे हैं लोग, चल रहा है सबका, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। पूरे तरीके से मुसलमान देखिए यूं नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जन्नत में, हाँ। सुनिए, ये नहीं है कि जन्नत है, दंगा नहीं हो रहा है, दंगा मतलब कुछ तो होगा, इसलिए मैंने कहा ना कि तुमको यू विल हैव टू वर्क अ सिस्टम टू वर्क अराउंड इट। तो ये लेकिन जफर साहब ये बताइए, तो क्या, एक मिनट, हाँ। आप मुझे बोल रहे हो वो क्या मेरे हाथ में है? भाई उनकी जो सियासत है, जो भी है या जो भी हो रहा है, तो अब उन्होंने किया, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का आपने कहा, तो वो तो उन्होंने डाला है, उसको तो हटाना मेरे बस का नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि हाँ वो है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, हो सकता है कि दोबारा इलेक्शन जीत के आ जाए, तो क्या करना 1 करोड़ मुसलमानों को, क्या करेंगे? क्या छोड़ के चले जाएंगे? जो तरह तरह के कसीदे आप पढ़ते रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, बड़े भले कसीदे नहीं पढ़े, जो फैक्ट है वो बोला है मैंने। तो चलिए आपकी नजर जो में फैक्ट, हाँ, जो फैक्ट बोला है, मेरी नजर में कसीदा है। नहीं, वो 11 साल में जो हुआ है वो किया है उन्होंने। आप ये कहते हैं कि मुसलमानों से नरेंद्र मोदी को कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मुसलमानों के बड़े भलाई चाहते हैं। वो तो उन्होंने वहां अच्छे, बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है उसके, वो 11 साल हम बराबर मुसलमानों के, जैसे ये तो कारोबार वाले ठीक हुए, फुटपाथ पे जो कारोबार करते थे उनके मसलों को लेकर गए, स्कूलें गिर जाती थी या म्यूनसिपालिटी ने इलीगल है उसको, वो बचवाई, उन्होंने रुकवाई सारी उनके जमाने में। तो हम मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम अपने मसलों को जो है जिसके हाथ में, उसके सामने रखते जाएं। हो सकता है 10 में 6 नहीं होंगे, 4 तो होंगे, लेकिन हम जो प्रोसेस ऑफ डायलॉग जो है वो, क्योंकि ये अब करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत आसान है, मैं तो कहती हूँ कि एक पल के लिए आरएसएस के साथ एक मीटिंग करें मोदी जी, और उनसे कहें कि भाई अपने बजरंग दल के जो गुंडे हैं, वीएचपी के जो गुंडे हैं, इन सब पे लगाम लगाइए, मुसलमानों पे दिन रात ये हमले ना करें, गौ रक्षकों पे लगाम लगाइए, दूसरे वो कानून आप लाना बंद कर दीजिए जिससे मुसलमान को दूसरे दर्जे का आप नागरिक बना रहे हैं, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे वो एनटीसी जो सीए कानून है वो हो, या आप ये देखिए अभी पूरे भारत पे ये हो रहा है, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, कि एंटी कन्वर्जन कानून के नाम पर एक नया हथियार है कि सताया जा रहा है। और ये सब कुछ तो गुजरात मॉडल है। आप जफर साहब क्या बता रहे हैं? क्या, एक मिनट, गुजरात में आप एक काम कीजिए, हाथ कंगन को आरसी, आप चलिए गुजरात में। हाँ, मैंने क्या कहा, जन्नत नहीं है, यानी कि बिल्कुल मतलब हिंदू वहां मुसलमान से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। भाई देखो, तकलीफ में हिंदू भी है। नहीं, मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो तो एक मिनट, तो ये कानून कौन लाया? एक मिनट, ये कानून कौन लाया मालूम है आपको? 87 में कांग्रेस हुकूमत लाई डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के नाम से, और तब वहां के समझदार जो लोग थे ना, अकलमंद, उन्होंने कहा कि यार ये कानून ला रहे हो तुम, सोच रहे हो कि इसका आने वाले दिनों में इसके रेमिफिकेशन क्या पड़ेंगे? उसके बाद तक तो 10 साल रही कांग्रेस हुकूमत। नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक मिनट, उसके बाद उन्होंने ऐड किया, बस मैं वही कहना चाह रही हूँ, मेरी बात ये पूरी होने दीजिए कि पहले उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, कानून बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में उसको लागू किया था। नरेंद्र मोदी ने लगभग पूरे अहमदाबाद को, हाँ तो बिल्कुल, तो एक मिनट, तो आप एक मिनट, ये यूएपीए कानून जिसमें ये अभी इनको बेल रिजेक्ट हुई, ये कानून कौन लेके आया? ये भी कांग्रेस लाई थी। तो फिर तो यार, लाते आप हो, टाडा आप लेके आते हो, मुसलमान अंदर जाते हैं, पोटा आप लेके आते हो, और ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में लोगों ने बोला, इनको दिल्ली तक गए जब राजीव गांधी साहब थे। मैं तो ये कह रही हूँ, तो क्यों ला रहे हो? नहीं, कांग्रेस ने जो किया वो भी गलत किया, लेकिन उसकी गलती छोटी, तो फिर एक मिनट, आपने मौका दिया, हाँ तो ठीक है। इसके मुकाबले आप देखिए यूएपीए में जो तब्दीलियां लाई, जो तमाम जो तब्दीली की, उससे इतना ड्रैकोनियन बना दिया, इतना खराब बना तो दिया। तो उसका मेरे पास देखिए, उसका ये है कि यू हैव टू वर्क अराउंड इट। ये कानून है, हमने इस कानून में रहते हुए भी किए हैं काम। देयर आर वेज टू डू इट, यस, दिस लॉ इज देयर। तो आप क्या नाराज हैं नरेंद्र मोदी से? नहीं, मैं देखिए, मेरा अभी है नरेंद्र मोदी तो इशू ही नहीं है, क्योंकि मैं जितना अंदर गया ना कौम के अंदर, तो मुझे यूं लगा कि भाई प्रॉब्लम, आप उन्हें अभी भी अच्छा आदमी मानते हैं? हाँ, मतलब मैं तो अभी भी बोलता हूं कि यस, उनके सामने बात रखनी चाहिए। भाई प्राइम मिनिस्टर है ना, और आप क्या समझते हो कि कल को मोदी नहीं है ना, राहुल गांधी आ गए तो हमारी जिंदगी जन्नत हो जाएगी? इतनी खराब नहीं होगी। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ नहीं होगा, लिख लो मेरे साहब। इसलिए मैं क्या कहता हूं
कि मेरे को खुद को करना पड़ेगा। नहीं, राहुल गांधी के पास बजरंग दल के गुंडे नहीं हैं। अभी बजरंग दल के गुंडे जो कभी कभी आते हैं, लेकिन उनके पास आरएसएस भी नहीं है। सुनिए ना, अभी उनके पास गौरक्षक नहीं नहीं नहीं, अभी मैं क्या बोलता हूं, अभी मैं क्या कहता हूं, ये सब चीजों को अभी रख दो साइड पे थोड़ी देर के लिए। लेट्स हम अपनी कौम को तैयार करें। ठीक है, मैं बस उस पे आऊंगी। वो जिस दिन हो गई, सुनिए मैं आपको एक बात बोल, ये आपने कहा ना, मैं एक प्रोग्राम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। देखो ये जैसे मैं आपको बोलूं कि हमने 2 साल पहले तालीम और तरबियत का प्रोग्राम कहां किया मालूम है? अयोध्या में किया। मेरी टीम वाले बोलने लगे, यार जफर भाई अयोध्या में। मैंने कहा नहीं, अयोध्या में, नॉट इवन फैजाबाद। आई वांट टू डू इट इन अयोध्या, आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट। मैं गया पहली बार। क्या हुआ उस कार्यक्रम में? यस, अयोध्या में, और योगी साहब चीफ मिनिस्टर थे तब, अभी की बात। चीफ गेस्ट भी थे क्या वो? सुनिए, अयोध्या में मैं गया देखने के लिए, तो मैंने वहां देखा, तब मुझे पहली बार पता चला यार वहां 17-18 मस्जिद है अयोध्या में। एनीवे, तो वहां मैंने आइडेंटिफाई की, वहाँ ये अवध यूनिवर्सिटी है पुराने ज़माने से, तो अवध यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम था। मैंने कहा ये ठीक है। तो पहले तो वो ऑडिटोरियम में बोले कि 10 लाख रुपए फीस होगी, वाइस चांसलर ने बोला। और वहाँ पीएसी जो होती है ना आपकी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबल, वो उनका कब्जा था उस पर। जब मैंने तय किया और हमने बात की, अच्छा हम पैसे वैसे कोई सरकार से नहीं लेते, बट वी नीड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो मैंने योगी साहब के ऑफिस में बात की कि यार हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा, और उसने वो जो प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के लोग थे ना, वो 1 मिनट में खाली हो गए। और जो 10 लाख रुपए बोल रहा था ना वाइस चांसलर, उसने बोला नहीं नहीं सर, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, वी विल वेव इट। और बोले भाई तुम यहां प्रोग्राम करो। एनीवे, हमने वो प्रोग्राम किया। तो हाँ, आपने कहा ना कि चीफ गेस्ट, तो मेरा एक उसूल था जिसके खिलाफ मुझे जाना पड़ा वहां। मेरा एक उसूल है, ये तालीम और तरबियत का हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें एक भाई कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाते थे, और मकसद ये है कि भाई ये कैबिनेट मिनिस्टर से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये तालीम के मामले में आप क्या देते हो हमको, ठीक है, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये खास मेहरबानी आपके ऊपर है। ये मैं यार 1500 बच्चे, मैं कहाँ हूँ? अरे भाई एक मिनट आरिफा, मैं कहाँ हूँ? 1500 बच्चे हैं वहां। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का ये तजुर्बा नहीं है जो तो एक मिनट, वो चलो ना, हाँ उनका तजुर्बा नहीं है, वो तजुर्बा मिला वो बच्चों को। मैंने यूपी में आपको पता है 13 शहरों में प्रोग्राम किया। अब आप सुनिए, ये जब हो गया तो चीफ गेस्ट, मैं हमेशा स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बुलाता था। तो मैंने सोचा कि यार मोदी साहब के ताल्लुक में तो मैं मीर जाफर हो गया, योगी को बुलाऊंगा तो क्या होगा। तो एज अ सेकंड, ये हाल है कौम का। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी अपनी खराबियां हैं ना, उसकी तरफ भी हमको देखने की जरूरत है। एनीवे, तो मैंने आनंदी बहन को बुलाया, जो गवर्नर है, जो हमारी गुजरात की चीफ मिनिस्टर, वो आई। और अल्हम्दुलिल्लाह 1500 बच्चे थे उस प्रोग्राम में, और हमने बहुत कामयाबी से, और वहाँ के महंत जो आए, हमने उनको भी बुलाया था, एक मौलाना को बुलाया। उन्होंने क्या कहा मालूम है? महंत साहब ने बोले ये जफर सरेश वाला का हम जितना शुक्रिया अदा करें, अयोध्या वाले बोले यहाँ जो भी आया है उसने हिंदू मुसलमान किया है, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर किया है, ये पहला आदमी है जो हमारे बच्चों को सिखा रहा है। एनीवे, अच्छी बात है। एक मिनट, तो देखो हमको यू हैव टू, आगे क्या हुआ जब योगी साहब को पता चला कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला इनका एक ऑडोप एक चीज है यूपी गवर्नमेंट की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो जफर साहब, मैं जो समझ रही हूँ आप जो कर रहे हैं ये एक अच्छी कोशिश है, और मैं इसका विरोध नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप नासूर पर बैंडेज लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्द से मरीज मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि तुम डिस्प्रिन ले लो, उसे सरदर्द की नहीं, बिल्कुल नहीं है ना डिस्प्रिन। यार आप मुझे एक बात बताओ, तालीम याफ्ता अगर कोई कौम हो गई तो क्या बनेगी? क्या बात कर रहे हो आप ये बात कर रहे हैं छोटे छोटे, नहीं, ये छोटे बच्चे हैं। नहीं, मैं जो कह रही हूँ कि छोटे छोटे बिजनेसेस, लोगों के बड़े बड़े बिजनेसेस, आप समझिए कि जो स्मॉल मीडियम और बड़े बिजनेसेस हैं मुसलमानों के, उत्तर प्रदेश में बाकायदा उसी मॉडल पर जो गुजरात में हुआ करता था, ज्यादा अग्रेसिव मॉडल पर उनके बिजनेसेस पे हमला हो रहा है। बाबा नाम से कोई दुकान खोल लेता है तो गुंडे पहुंच जाते हैं। आप सोचिए, अभी एक जिम का वो केस चल रहा है, मेरठ का शायद ये केस है, जिसमें बाकायदा एक व्यक्ति जो कि बहुत कामयाब एक जिम चलाया करता था, उसके ऊपर कन्वर्जन का आरोप लगाकर उसकी जिम नहीं बल्कि उसकी पूरी सारी चेनें तबाह कर दी गई। एक एक करके मुस्लिम बिजनेसेस को अटैक किया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं कि चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कोई टिकट नहीं देगा आपको, बीजेपी भी नहीं दे रही है, सेक्युलर तथाकथित सेक्युलर पार्टियां भी आपको पूरे तरीके से साफ कर रही हैं, तब भी आप ये सोचिए कि बिजनेसेस, नौकरियां, घर,
एग्जिस्टेंशियल सवाल है, ये पूरा अस्तित्व का सवाल हो गया जफर साहब। देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आप अपना पर्सनल रिश्ता इस्तेमाल करके, हाँ मैं तो तैयार हूं आज भी, मैं तो अकेला नहीं। नहीं, आप तो आरएसएस हेडक्वार्टर भी जा चुके हैं। बिल्कुल गया। और एक मिनट बात कीजिए ना इन लोगों से। एक मिनट, हाँ। अल्लाह गवाह है, मेरी कंडीशन ये थी कि भाई मुझे अगर 45 मिनट उनसे बात करने का मौका मिले तो मैं आऊंगा बंद कमरे में, और वो दिया उन्होंने। और मुझे देखिए, मेरा काम तो है बोलना, बात पहुंचाना। मैंने हर वो बात जो आप कह रहे हो ना, हर वो बात उनको पहुंचाई, उनको कही मैंने, वो सुनते रहे। और उन्होंने एक बात कही, मैंने कहा आप, मैंने ये कहा, वो जो एक मेरी, मुझे अभी तक याद है जो एक जुमला मेरा था कि आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने वो लाइन में, सबका साथ सबका विकास की लाइन में हमको तो 10 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया। तो कहने लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल। और मैंने कहा क्या आप ये समझते हो कि 25 करोड़ मुसलमान अगर पिछड़ा रहा तो क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में कि बिल्कुल, अगर मुसलमान पीछे रह गया और नहीं चला तो बिल्कुल ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आरिफा, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना, बात तो की ना मैंने यार, बात ये तो बात ही जो आज जो है ना हमारे, लेकिन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स गए थे मिलने के लिए, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स मिलने के लिए नहीं, तो मैंने वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को ये कहा, वो जो गए थे, हाँ वो गए थे, मैंने उनको कहा, वो तो उन्होंने बोल दिया, उनके बोले हमने नहीं बुलाया था, ये तो खुद ही आए। और देखिए वो जो अब मेरे को मत बुलवाओ, अब मेरे को मत बुलवाओ, अब मुझे मत बुलवाओ। मैंने पूरी जिंदगी मुसलमान पुलिस ऑफिसर, मुसलमान इनकम टैक्स कमिश्नर, मुसलमान मिनिस्टर, मुसलमान जज, अल्लाह की पनाह है, भरोसा नहीं करते उन पे। उनको मुसलमान याद आता है तब जब वो कुर्सी से उतरते हैं। इसे मत बुलवाओ। ये जो कुर्सी पे बैठने वाले हैं ना, ये जब कुर्सी पे बैठे होते हैं ना, तब इनको कोई मुसलमान से लेना देना नहीं होता। डरते होंगे, जो भी हो, इनको याद आता है मुसलमान तभी जब ये कुर्सी पे से उतर जाते हैं। उन पे आरोप लग जाएगा कि भाई आप मुसलमान ऑफिसर हो के मुसलमान का साथ ऐसे आए बहुत। एनीवे, लेकिन मैंने उनको ये कहा था, जो आप समझते हैं पूरी उम्र आपने गुजार दी, एक दौर में आप वेस्ट में रहा करते थे, यहाँ आए अपने देश वापस, यहाँ पूरा कारोबार सेटअप किया, जफर सरेशवाला को वाइस चांसलर बनाया गया मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का। दूसरी कोई पोजीशन क्यों नहीं दी गई आपको? अल्पसंख्यक मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए, एक पहली बात तो देखिए, मैं बोलता है ना, धस फार सो फार, इससे ज्यादा तो मेरा, ये तो चांसलर मुझे बना दिया, और चूंकि एजुकेशन से कनेक्टेड था तो आई एक्सेप्टेड दैट, और वो भी एक कंडीशन पे कि आई विल नॉट बी अ चांसलर। जो चांसलर होते हैं साल में 2 बार आते हैं। अल्पसंख्यक मंत्री क्यों नहीं? वो देखिए, वो मेरी फील्ड ही नहीं है। वो कैसे नहीं? आपके जैसा व्यक्ति जो दिशा दे रहा है कम्युनिटी को, चाहे कम्युनिटी इसको माने या ना माने, लेकिन नहीं, वो मेरी फील्ड ही नहीं थी। मैं कारोबार में बहुत खुश हूँ, और मैं जो काम कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, यस, ये जो तालीम और तरबियत के नाम से, इसी को बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अभी भी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरपर्सन बना दें वो, मैं जो यहाँ कर सकता हूँ ना। और देखिए, एक और बात है जो अब मैं, मतलब हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो अध्यक्ष है वो व्यक्ति भी मुसलमान नहीं है। अब सुनिए, ये नरेंद्र मोदी की सियासत है। सुनिए, मैं क्या बोलता हूँ आपको। देखिए, ये तालीम और तरबियत के मैंने 67 शहरों में प्रोग्राम किए, तो आप समझ सकते हैं, मैं आई हैव विजिटेड 67 सिटीज इन द कंट्री एंड नॉट वंस, एटलीस्ट आई हैव टू विजिट ट्वाइस और थ्राइस आल्सो। तो मैं मुसलमानों के हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, एक्सेप्ट मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर, हिंदुस्तान के हर स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोग्राम किया। कश्मीर में, श्रीनगर में किया, पुलवामा में किया, शोपियान में किया, फिर आपका जो उधर जो बॉर्डर है कारगिल में, हाँ, हर जगह पे किया। और मेरा एक ही है कि भाई सब बात छोड़ो अभी। जफर साहब, ये तो अब सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जो सपोर्ट में, इसमें क्योंकि खर्चा होता है, हम लोग यानी मुसलमान जो बच्चे आते हैं उनको खाना खिलाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम करते हैं। और मैं जो लेके आता हूँ, जो प्रोग्राम को सिखाते हैं, दे आर द टॉप पीपल इन द कंट्री। BSc से लोग आते हैं, NSE से, बैंक से आते हैं, और टाई, कभी मैंने कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली से भी लोगों को लाया हूँ। तो उनको रखना और एक उसका खर्चा होता है। आप नहीं मानेंगे, अभी तक 67 प्रोग्राम में 95% जो सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, वो हिंदुओं ने किया है। मुसलमानों ने तो 5% भी नहीं किया।
आपको दोबारा उनका ट्रस्ट हासिल करना पड़ेगा ना मुसलमानों को। यार मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। एक मिनट, मुझे कहाँ दे रहे हो आप? मुझे 2-3 मिनट मेरे पास बचे। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़फ़र सरेशवाला को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, उनकी छवि को बेहतर बनाने में? नेशनल टेलीविजन पे आपने घंटों कम से कम बोला होगा इस बारे में कि कितने महान हैं मोदी। क्या आपको पछतावा नहीं है इस बात बिल्कुल का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव नो रिग्रेट। जो मैंने किया मैं समझता हूँ वो बेहतरीन चीज। लेकिन जवाब में तो कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, देखिए यूं नहीं होता आपको ना, भी नहीं यूं मिला, नहीं। मेरा सुनिए, मैंने पहली कम्युनिटी को बात भी तो नहीं मिला। मैं मेरे लिए तो मिलता ही क्यों? एक मिनट, कम्युनिटी को भी मैं नहीं क्यों मिला। मिलता? अरे कम्युनिटी को फायदा हुआ ये तालीम के मामले में। देखिए आपको इनकी हुकूमत में रहकर मैं अभी जो नतीजे पे पहुंचा हूं कि दूसरी बात अभी छोड़ दो, मैं अपनी कौम को हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे कैसे ले जा सकता हूं। मुझे ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत अच्छा है और मेरी आखिरत बन जावे, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़फ़र और मैं तो सरेशवाला, ये चाहता हूं मुझे कोई याद भी ना करे। अब बिल्कुल आखिरी सवाल एकदम, क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बारे में जो सवाल होते हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं? हाँ वो सुनते हैं। देखिए मेरा काम मैं एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक बार नरेंद्र मोदी साहब से बात की तो हमारे एक मौलाना साहब बोलते हैं, उसने सुनी तो नहीं। मैंने कहा यार ये सवाल तो अल्लाह मियां अपने नबियों से भी नहीं करता। नबियों का काम क्या है? बात को पहुंचाना। वो बात जिसने सुनी नहीं सुनी, मैंने कहा यार यहां अलग पैमाना है आपका, बात तो पहुंचाई ना मैंने। तो मेरा काम है बात का पहुंचाना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर में एक तबका हो जो कम से कम उन तक बात को पहुंचाए। और मैं, हाँ, आप वो हैं। मैं नहीं हूं जो बने हमारी कौम में से। हाँ अगर वो समझते हैं कि मैं उसका हिस्सा बन सकता हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन हमारे अंदर का एक तबका होना चाहिए। दूसरे सारे काम करो आप, लेकिन कम से कम हुकूमतों के सामने अपनी बात रखो, अपने मसाइल रखो। ऐसा एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग होना अब चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल कि अब 3 साल बचे हैं नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल के, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। 75 साल से ज्यादा के हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। अब मुसलमानों को करना क्या चाहिए? देखिए मुसलमानों को तो अभी मैं बोलता हूं ना कि हमने जो गलती की 75 साल, हम तालीम याफ्ता नहीं हुए। इम्तिहान का हमारा आपके सामने है सब, फिर मैं यूपीएससी। आपको एग्जांपल दे दूं कि जम्मू में आप ये हाँ सोचिए, मालूम है मुझे। लेकिन एक मिनट, वो जो भी हुआ मतलब कॉलेज बंद करा दिया, आप एजुकेशन वो की होगा। बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सब होगा। भाई आज आरिफा तुम हो, जिस मकाम पे हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी तालीम, तुम एक छोटे शहर से आई हो। आज तुम्हारी क्लेम टू फेम क्या है? तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना, बुला रहे हैं ना लोग तुमको। स्टैनफोर्ड ने बुलाया है ना तुमको। अमेरिका में लोग बुलाते हैं कि नहीं तुमको? किस बुनियाद पर बुलाते हैं? लेकिन मेरे तुम जैसे बहुत लोगों को तो बनने भी नहीं बनी दिया तो जाता। बनना पड़ेगा, बनने नहीं दिया जाता। बनना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ये है कांटेदार दरख्त है और मुझे वहां जाना है अपने दामन को बचाते हुए। भाई तुम भी आसानी से नहीं आई ना, नहीं, लेकिन करना मैं पड़ेगा। जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जब पत्रकार बन रही थी, मैं एक सेक्युलर इंडिया में पत्रकार बनी। मुझे नरेंद्र मोदी के काल में अगर मैं आती और इस टाइम अगर 20 साल की लड़की कस्बे से आती तो मुझे भी वो नहीं बनने दिया जाता जो मैं आज हूं। ये मैं नहीं दावे के साथ बिल्कुल कह नहीं। सकती हूँ। काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी, ये ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है ना। मैं आपको एक बात बोलूं कि चोर जो है ना, चोर, वो भी चाहता है कि उसके घर में जो काम करने वाला वो ईमानदार हो। ये काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी, ये ऐसा जबरदस्त एक वो है। बस मैं चाहता हूं कि मेरी कौम में ये आ जाए। ज़फ़र सरेशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बातचीत की आपने, तमाम ईमानदारी से आपने मुश्किल सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बहुत अच्छा।